पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हम लोग न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं और कल मैंने प्रमाणादर्थ संसिद्धि वाला श्लोक बोला था मंगलाचरण के रूप में। आज मैंने दूसरा श्लोक बोला है। जैन न्याय के कुछ श्लोक भी याद रहने चाहिए। एक पेज पर आप लोगों को जैन न्याय के बहुत प्रसिद्ध 20 श्लोकों को लिख लेना चाहिए और उनमें से ये एक बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। एक दफ़े फिर बोलता हूँ, बहुत बढ़िया श्लोक है। न्याय मंदिर की प्रस्तावना में बहुत सारे श्लोक हैं। पक्षपातो न मे वीरे, मुझे महावीर भगवान से कोई पक्षपात नहीं है। न द्वेष कपिलादिषु, और कपिल आदि से मुझे कोई द्वेष भाव नहीं है। युक्तिमद वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति संगत हैं, तस्य कार्य परिग्रह, उसी का संग्रह करना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है। जैन न्याय के कुछ श्लोक भी आप याद करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। कल हमने न्याय शब्द कैसे बना है, एक तो नी धातु से बनता है, एक नी पूर्वक अय धातु से बनता है और एक नी पूर्वक इण धातु से बनता है। 3 तरह से न्याय शब्द बनता है। तीनों व्युत्पत्ति आपको बताई और तीनों व्युत्पत्तियों का अर्थ एक ही है कि जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का सही सही ज्ञान हो उसे न्याय कहते हैं। और उस न्याय के जैन दर्शन में 2 अंग माने गए हैं, एक प्रमाण और एक नय। क्योंकि प्रमाण नयैरधिगमा, क्योंकि तत्वादिगम के 2 ही साधन है, प्रमाण और नय। जैन न्याय की क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी बताइए आपको। जैन न्याय के कितने समृद्ध ग्रंथ हैं वो भी बताया आपको। इसी तरह न्याय के क्या क्या पर्यायवाची शब्द रहे हैं वो भी आपको हमको मालूम रहना चाहिए। न्याय विद्या कहो, न्याय शास्त्र कहो, परीक्षा कहो, समीक्षा कहो, हेतुवाद कहो, वाद विद्या कहो, परीक्षा मार्ग कहो, युक्ति मार्ग कहो, ये सब नाम न्याय के पर्यायवाची है। वो भी सब आपको बिल्कुल एकदम कंठस्थ रहने चाहिए। न्याय का सिद्धांत बताया जैन न्याय का कि मेरा सो खरा नहीं बल्कि खरा सो मेरा। जो वस्तु जैसी है उसको वैसी की वैसी जान लेना, निर्णय पूर्वक जान लेना, युक्ति पूर्वक जान लेना, बस इसी का नाम न्याय है। ये सब बातें हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद में प्रमाण के कितने भेद प्रभेद है और सर्वज्ञ सिद्धि किस प्रकरण में कहाँ आती है, ये सब बातें कल आपको बहुत विस्तार से बताई। बहुत मन लगा के आप न्याय शास्त्र की तैयारी करो। आपको एक दफ़े इसमें रस लगा, आनंद आया तो आपको जैन तत्वज्ञान को प्राप्त करने में बहुत सुविधा हो जाएगी। सरलता के साथ, सरसता के साथ पूरे जैन तत्वज्ञान को समझने के लिए जैन न्याय बहुत ही उपयोगी है। वो ये प्रस्तावना भी आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि न्याय शास्त्र क्यों पढ़ना जरूरी है। अब देखो, हम आप न्याय दीपिका के आधार से सर्वज्ञ सिद्धि कर रहे हैं। न्याय दीपिका आपके कोर्स में है, कुछ के है, कुछ के होने वाली है। सिर्फ वरिष्ठ में है कि कनिष्ठ में? कनिष्ठ में, वरिष्ठ में।
वरिष्ठ वालों को अभी काम आएगी और कनिष्ठ वालों को थोड़े दिन बाद काम आएगी। पर ये न्याय दीपिका जैन न्याय का बहुत ही प्राथमिक ग्रंथ है, जिसके बारे में कल मैंने बोला कि ये केवल पढ़ने लायक नहीं बल्कि रटने लायक ग्रंथ है। तो इसका द्वितीय प्रकाश है। न्याय दीपिका की रचना 14वीं शताब्दी में, यानी कि आज से करीब 600 वर्ष पहले श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति ने की थी। और इसकी एक विशेषता ये है कि ज़्यादातर न्याय के ग्रंथ या तो सूत्रात्मक थे या कारिकापरक थे। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये सब श्लोक रूप थे, कारिका रूप थे। और जो परीक्षा मुख था वो सूत्र रूप था। लेकिन ये न्याय दीपिका पहली बार धर्मभूषण आचार्य ने गद्य में लिखी, बोल चाल की भाषा में लिखी है। आप लोगों को इसका हिंदी अनुवाद भले कठिन लग जाए, लेकिन संस्कृत, थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो तो बहुत सरल है। जैसे समय सार की 2 टीकाएं हैं ना, तो जैसे जयसेनाचार्य की टीका है सरल सुबोध, बिल्कुल वैसी सरल सुबोध टीका है ये। मैं अब आपके सामने थोड़ा पढ़ता हूँ, क्योंकि कल कई लोगों ने कहा भी था मुझे, तो मैं वो उसमें से पढ़ के आपको इसका अर्थ बताता हूँ और फिर हम लोग अपने उस टॉपिक तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। देखो, दूसरा प्रकाश, 3 प्रकाश है न्याय दीपिका में। देखो, किताब का नाम क्या है, इसलिए उसके अधिकारों का नाम रखा प्रकाश। दीपिका में क्या होते हैं, दीपिका मन दीपक, तो दीपक में क्या होते हैं, प्रकाश। इसलिए ये भी एक पद्धति रही है ग्रंथों की। मार्तंड ग्रंथ है तो उसके पहले अध्याय का नाम है प्रथम किरण, द्वितीय किरण, तृतीय किरण। मैंने भी जब न्याय मंदिर तैयार किया तो मैंने सोचा इसके प्रथम अधिकार, तो अधिकार नहीं बनाया। मैंने कहा मंदिर है ना, ये तो बिल्डिंग है, ये तो भवन है बहुत अच्छा, तो इसमें, और वास्तु शास्त्र में 7 द्वार का मंदिर बहुत शुभ माना जाता है, तो मैंने कहा इसमें 7 द्वार बना देते हैं, प्रथम द्वार, द्वितीय द्वार, वैसे उसके नाम कर दिए। चलो, तो इसमें 3 प्रकाश है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। कब लिखा, किसने लिखा, कितने प्रकाश है, और न्याय दीपिका का आधार क्या है, बुनियाद क्या, किस सूत्र पर ये खड़ा हुआ है। पहली लाइन में लिखा है, प्रमाण नयैरधिगम इति महाशास्त्र तत्वार्थाधिगम सूत्रम। माने तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के 6ठे सूत्र पर पूरी की पूरी न्याय दीपिका बन गई। और उसमें 3 प्रकाश है, 3 अध्याय है। पहले अध्याय में प्रमाण सामान्य का वर्णन है, द्वितीय अध्याय में प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन है, और तीसरे अध्याय में परोक्ष प्रमाण का वर्णन है। याद रहेगा, पहले प्रमाण सामान्य, उसका नाम भी है प्रमाण सामान्य प्रकाश, दूसरे का नाम है प्रत्यक्ष प्रकाश, और तीसरे का नाम है परोक्ष प्रकाश। और नए की चर्चा इसमें भी बहुत थोड़ी सी आई, जो परोक्ष प्रकाश में ही उन्होंने शामिल कर ली। वो प्रमाण के विषय, फल, इनके लिए वास्तव में धर्मभूषण यति आचार्य थोड़ा एक अलग, एक चौथा प्रकाश और बना देते ना, तो न्याय दीपिका बहुत बढ़िया बन जाती। न्याय दीपिका में पहले प्रकाश बहुत बढ़िया बन गया, क्योंकि प्रमाण सामान्य का वर्णन आ गया, दूसरे में बहुत बढ़िया परोक्ष का वर्णन आ गया, अब तीसरे में क्या हुआ, परोक्ष प्रमाण का सारा वर्णन आया पांचों का।
प्रमाण का विषय भी आया, प्रमाण का फल भी आया, प्रमाण नय भी आया, तो कितनी दुनिया भर की बातें वो एक ही अध्याय में करनी पड़ी। उसकी बजाय एक अलग से चौथा अध्याय नय का बनाते तो कम से कम बहुत बढ़िया नय का माल भी इसमें आ जाता। और यही विकल्प मुझे सताता रहा, इसलिए मैंने न्याय मंदिर में आखिरी द्वार, मैंने कहा नयों की चर्चा कहीं पर ढंग से हुई नहीं, जबकि ये हमारे जैन न्याय का बहुत बड़ा वैशिष्ट है ये तो हमारी पेकुलरिटी। और फिर ये अलग, ये कैसे, तो मैंने जानबूझ करके उसके लिए एक 7वां द्वार अलग से बनाया। चलो साहब, समझ में आया कुछ आपको? अब देखो, प्रत्यक्ष प्रकाश प्रमाण है दूसरा अध्याय, वो आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं। देखो, प्रमाणम द्विधा विभज्य प्रत्यक्षस्य लक्षण कथनम अथ प्रमाण विशेष स्वरूप प्रकाशनाय प्रस्तूयते। प्रमाणम द्विविधम प्रत्यक्षम परोक्षम चेति तत्र विशद प्रतिभासम प्रत्यक्षम इह प्रत्यक्षम लक्ष्यम विशद प्रतिभासत्वम लक्षणम यस्य प्रमाणभूतस्य ज्ञानस्य प्रतिभासो विशदः तत्प्रत्यक्षम इत्यर्थ। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग मेरी बात को समझो, इशारा समझो। मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा संस्कृत का ज्ञान करो और बहुत अच्छे आरोह अवरोह के साथ जैसा उसको पढ़ना चाहिए वैसा अगर पढ़ना आएगा, संस्कृत पढ़ो तो ऐसा लगना चाहिए अर्थ क्लियर हो रहा है, मानो हिंदी ही पढ़ रहे हैं। देखो कितना साफ साफ लिखा कि अब मैं प्रमाण विशेष का स्वरूप प्रकाशित करने के लिए तैयार होता हूँ। प्रस्तूयते। और फिर प्रमाणम द्विविधम, प्रमाण 2 तरह का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। विशद प्रतिभास को प्रत्यक्ष कहते हैं और लक्ष्य लक्षण समझा रहे, प्रत्यक्षम लक्ष्यम विशद प्रतिभासत्वम लक्षणम यस्य प्रमाणभूतस्य ज्ञानस्य। प्रमाणभूतस्य क्यों लगाया? क्योंकि अप्रमाणभूत ज्ञान की बात नहीं है, केवल प्रमाणभूत ज्ञान की बात है, सम्यक ज्ञान की बात है। जिस सम्यक ज्ञान का प्रतिभास विशद हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब देखो आगे और देखो कितना बढ़िया है ना, किताब देख पा रहे हो कि नहीं? न्याय दीपिका कोर्स में तो है, न्याय दीपिका ही तो पढ़नी थी। कुछ लोगों के पास है, होती तो आनंद आता तुम लोगों को, कैसे साथ किताब लेके नहीं बैठे तो। देखो, और अब मैं फिर एक एक लाइन नहीं पढ़ूंगा, घबराओ नहीं, जैसी स्थिति है उसी में पढ़ेंगे। सबके पास होनी चाहिए, कल हो सके जिनके पास किताब है वो लेके बैठना, ठीक है? तो और ज़्यादा आनंद आएगा। अब देखो थोड़ा मैं अब आपको इसमें, देखो इसमें बहुत अच्छी शैली है, ये दिखाना चाहता हूँ। एक एक पैराग्राफ पर नंबर डला है। पैराग्राफ पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, अनुच्छेद समझे ना? अनुच्छेद और परिच्छेद में क्या अंतर है? अनुच्छेद और परिच्छेद। परिच्छेद माने, परिच्छेद को अंग्रेजी में चैप्टर कहते हैं, अनुच्छेद को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। समझ में आया? दूसरे अनुच्छेद में लिखा है, दूसरे अनुच्छेद में माने दूसरे पैराग्राफ। अनुच्छेद माने पैराग्राफ, परिच्छेद माने चैप्टर, याद रखना चाहिए। और संस्कृत के विद्यार्थी हो, संस्कृत जगत में उठना बैठना पड़े तो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बोलो वो सेकंड पैरा में लिखा है तो वो संस्कृत जगत में अच्छा नहीं समझा जाएगा। वहाँ अगर आप बोलोगे द्वितीय अनुच्छेद में लिखा है, अनुच्छेद का हो ना उसको, तो देखो पहले अनुच्छेद में क्या कहा
के प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बताया। दूसरे अनुच्छेद में क्या कहा? किमिदम विशद प्रतिभासत्वम नाम, के विशद प्रतिभास किसे कहते हैं, और परिभाषा की ज्ञानावरणस्य क्षयात विशिष्ट क्षयोपशमात वा। और अगला शब्द बहुत गजब का है। देखो, कुछ शब्दों में बहुत जान होती है, वो परिभाषा के लिए बने होते हैं। शब्दानुमानादि असंभवी यत् नैर्मल्यम अनुभव सिद्धम दृश्यते खलुरग्निरस्ति इति आप्त वचनात् धूमादिलिंगाच्च उत्पन्नात् ज्ञानादयम अग्नि इति उत्पन्नस्य ऐन्द्रियकस्य ज्ञानस्य विशेषः। विशदता को कितने अच्छे से समझाया कि आपने किसी से सुना कि देखो वहाँ अग्नि है, आपको किसी ने बताया कि वो वहाँ मैं गया था, वो जगतपुरा में वहाँ पहाड़ पे अग्नि थी। ये किसी ने समझाया, किसी ने माने रथ्या पुरुष ने नहीं, आप्त पुरुष ने समझाया, तो आपको ज्ञान हो गया कि वो जगतपुरा की पहाड़ी पर अग्नि है। लेकिन इस ज्ञान में और आप साक्षात जगतपुरा जाकर उस पहाड़ पे देखो, उस ज्ञान में कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? समझ में आई बात? विशदता किसे कहते हैं कि आपने मेरे कहने से माना वहाँ अग्नि है, और एक अपनी आँख से देखा। आपको एक किताब में पढ़ो कि श्रवण बेलगोला ऐसा है, बाहुबली भगवान ऐसे हैं, कितनी फोटो देखो, गूगल देख लो और साक्षात देख लो। गूगल पर भी श्रवण बेलगोला बाहुबली की भगवान की प्रतिमा मूर्ति है कि नहीं है? उसको खूब देख लिया सैकड़ों बार, और डायरेक्ट देखी जाकर के वहीं विंध्यगिरी पर पहुंचकर, कुछ फर्क है कि नहीं है? और ये जो फर्क है, इसी का नाम विशदता है। समझ में आया आपको? विशदता किसे कहते हैं? विशदता की को खुलासा करना पड़ेगा आपको। विशदता, निर्मलता माने क्या? विशदम प्रत्यक्षम, पर विशद माने क्या? आप कह दोगे विशद माने निर्मल, विशद माने स्पष्ट, ऐसे नहीं। विशद माने क्या? तो आप कहो कि जो शब्द से भी नहीं होती, जो अनुमान से भी नहीं होती, जो साक्षात देखने से होती है, जो अनुभव सिद्ध है, अनुभवैक गम्य है। विशदता के लिए कोई शब्द नहीं है। और उदाहरण दो कि भाई जैसे अग्नि का उदाहरण इन्होंने दिया है, आप कोई भी दो, जो भी देना है, पर अब आपके समझ में आ गया विशदता माने क्या हो गया। आपको मैं अमेरिका की सड़कों का बारे में बहुत बढ़िया निबंध पढ़वा दूं, बहुत बढ़िया भाषण दे दूं, लेकिन जब अमेरिका की सड़क पर पहुंचोगे और जब देखोगे वो, तब में और सुने हुए में फर्क रहेगा कि नहीं रहेगा? बस वो जो फर्क है उसी का नाम विशदता है, और उसी का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। समझ में आया? प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष में अंतर ये है खास। क्या अंतर है प्रत्यक्ष और परोक्ष में? कि जो शब्द से हो, अनुमान से हो, वो सब परोक्ष, और जो साक्षात हो उसका नाम प्रत्यक्ष। समझ में आया? अब देखो इसमें एक और खास बात, 2 पैराग्राफ हो गए, अब तीसरा देखो। तीसरे में इन्होंने क्या कहा, जो इनकी शैली है। ये पहले प्रमाण का लक्षण बताते हैं, पहले समीचीन प्रमाण का लक्षण बताया, बाद में सौगत प्रमाण का लक्षण क्या मानते हैं, सांख्य क्या मानते हैं, नैयायिक क्या मानते हैं, और वो लक्षण क्यों गलत है उसकी समीक्षा करते हैं। ये इनकी स्टाइल है, और वही स्टाइल यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी ये पहले खुद प्रत्यक्ष का लक्षण बताए। क्या बताया?
अब आपसे पूछा जाए जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है, तो क्या लिखेंगे कि विशदम प्रत्यक्षम। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूं, बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या लक्षण है और वो क्यों गलत है। प्रश्न समझ में आया? पूरा प्रश्न। इस प्रश्न को और शॉर्ट में पूछना चाहूं ना मैं, तो मैं ऐसे पूछूंगा, बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष लक्षण की समीक्षा करो। समझ में आ गया? फिर सुनो क्या बोला, बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष लक्षण की समीक्षा करो। अब इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा कि पहले तो लिखा जाएगा बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष लक्षण निम्नलिखित है। पहले लक्षण लिखो। क्या लक्षण लिखेंगे? कहां है पहले प्रत्यक्षम? पहले बस इतना सा लिखना है, ये जितना हो उतना ही लिखना है। इसमें भी बहुत अपनी तरफ से उरपाई मिलाना नहीं और जो है उसमें से छोड़ना नहीं। समझ में? अन्यून मनतिरिक्तम, जो लिखा है उसमें आप अपने घर का, अपने गांठ का कुछ चवन्नी भी मत मिलाओ, और जो लिखा है उसमें से कुछ छोड़ो मत। इतना ही तो काम करना है। ये काम सरल है कि कठिन है? शुद्ध पढ़ना सरल है कि कठिन? अशुद्ध पढ़ना कठिन है। अशुद्ध में तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, और शुद्ध पढ़ने के लिए कुछ नहीं करना, ना जोड़ना है ना जोड़ना है। लेकिन फिर भी लोगों को अशुद्ध पढ़ना सरल लगता है और शुद्ध पढ़ना कठिन। अब क्या बता रहे, अब आपको क्या करना है, बौद्ध दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण ये माना गया है कि कल्पना पूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम, और इसका आपको यहां उत्तर दे रहे हैं तो ठीक, और वहां कॉलेज में जाकर देंगे तो तत्र तु संस्कृतेनैव लेखनीयम, वहां तो संस्कृत में ही लिखोगे। और यहां तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है। देखो, बहुत बढ़िया सधे हुए छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखो, बहुत अच्छे लेखक बनो अभी से। अब प्रश्न क्या था, बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष लक्षण की समीक्षा करो। आपका उत्तर कहां से शुरू हुआ, बौद्धाभिमत प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण निम्नलिखित है, डैश लगाओ, और फिर नीचे की लाइन में फिर लिखो मोटे अक्षर में, कल्पनापूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम। फिर लाइन चेंज करो और फिर लिखो, इसका हिंदी में अर्थ इस प्रकार है, और फिर डैश डाल के फिर लाइन लिखो, नीचे अलग चौथी लाइन, और अर्थ लिखो कि जो कल्पना से रहित है, अर्थात समस्त विकल्पों से रहित है, अर्थात निर्विकल्प है। समझ में आया? वही ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये उनकी परिभाषा, ये उनका लक्षण है प्रत्यक्ष का। और ये क्यों गलत है, तो ऊपर से देखने में कई बार गलत नहीं लगता है, लेकिन अब उन्हीं से समझते हैं। तो वो लोग क्या मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ज्ञान का जो ओरिजिनल उत्पादन होता है वो निर्विकल्प होता है। हमारे यहाँ जैन दर्शन में तो क्या पद्धति है कि दर्शनोपयोग निर्विकल्प है, ज्ञानोपयोग सविकल्प है। उनके यहाँ की थ्योरी क्या है, बौद्ध थ्योरी समझो आप, बौद्ध सिद्धांत है, वो कहते हैं जो ज्ञान पैदा हुआ है वो पैदा होते ही तो बहुत अच्छा है, निर्विकल्प है, और जब वो थोड़ा दूर आता है तो जानने लगता है ये घड़ी है, ये स्पीकर है, ये कुर्सी, बोले ये हो गया गड़बड़ घोटाला।
ये विकल्प पैदा होना वो राग द्वेष है। इसलिए ज्ञान जब तक निर्विकल्प रहे वो ही प्रमाण है। समझ में आया आपको? उनका मत समझो आप। कल्पना पूर्णमभ्रांतम प्रत्यक्षम, इसको दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हो कि उनके यहाँ ज्ञान दो तरह का है, एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष है, ऐसा भेद सब निर्विकल्प प्रथम ज्ञान में नहीं है। और वही ज्ञान उनके यहाँ परमार्थ है। बाद में जो ज्ञान विकल्पात्मक भेद करता है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चेतन है, अचेतन है, ये घड़ी है, वो तो रागात्मक विकल्प हो गया, वो तो गया संसार में, वो तो बेकार है। ऐसे वो उसको हेय मानते हैं, अप्रमाण मानते हैं, ऐसा उनका कहना है। इति पूर्व पक्ष है। अब समझ में आया? इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलो, समझ में आ गया? उनका मत समझ में आ गया ना आपको? आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको याद रहना चाहिए बौद्धों का क्या सिद्धांत रहा। अब ये गलत क्यों है, अब आप इसको समझो। जैन आचार्य इसको क्यों नहीं मानते, क्या दोष देते हैं? वो ये कहते हैं कि यदि जो ज्ञान पैदा हुआ तुरंत निर्विकल्प ज्ञान है, उसको प्रमाण मानोगे तो आपको संशय, विपर्य, अनध्यवसाय को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो ज्ञान नहीं है। और वो भी आपने भेद विज्ञान ही नहीं किया, ये शरीर है, ये आत्मा है, मैंने इतना भेद किया, इतने को तो आप कह रहे हो गलत है। तो गलत है तो मतलब शरीर और आत्मा को एक मानने वाला निर्विकल्प ज्ञान। मैं बोलूं कि ये पेन लाल है, ये नीला है, तो वो कह रहे हैं ये तो अप्रमाण ज्ञान हो गया, ये तो विकल्प कर दिया। आप बोलो प्रमाण ज्ञान, पेन पेन पेन, अरे लाल नीला ऐसे भेद ज्ञान मत करो। तो फिर तो तीन लोक की सारी वस्तुओं में एकत्व बुद्धि होगी। समझ में आई बात? समझ में आई? वो कहते हैं, तो अब याद रहेगा आपको, बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन अभी समझना चाहो तो घंटा भर लग जाए, बहुत अच्छी चीज है ये। क्या हमारा मत है, क्या उनका मत है, क्या उनके मत में डिफेक्ट रह गया? समझ में आ गई बात आपको? कि वो जो अच्छा, इसके बाद उनका फिर क्रॉस क्वेश्चन है, एक क्रॉस क्वेश्चन है। वो कहता है, बौद्ध कहता है, साहब आप जो बात कह रहे हो ना वो तो जम तो रही है अपने, लेकिन हमारी एक प्रॉब्लम है साहब। बोले बोल भैया, उसको भी सुलझाएंगे। कि वो जो निर्विकल्प ज्ञान है ना साहब, वो पदार्थ और प्रकाश से पैदा होता है, और जो ज्ञान जिस पदार्थ प्रकाश से पैदा होता है वो उसको जानता है, इसलिए प्रमाण है। हाँ, जो माइक से पैदा हुआ वो माइक को जान लेगा, घड़ी से पैदा होगा तो घड़ी को जान लेगा। इसलिए ये तो बहुत हमारी बहुत सुंदर व्यवस्था बनी हुई है, और वो सारी की सारी गड़बड़ा जाएगी जब आप सविकल्प को मानोगे। तो अब हम क्या करें? तो उसका उत्तर दिया जैनाचार्यों ने, और बहुत गहराई से आपने परीक्षा मुख सूत्र में भी पढ़ा होगा, वो सब में मैं नहीं जाता हूँ। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेद्यत्वात् तमोवत्, और सबसे जो मजबूत तर्क है, तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावात्। बस ये है जबरदस्त। अकाट्य तर्क क्या है? तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावात्। उनके साथ, अब चय क्यों लगाओ, रहने दो। तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावात्, बस चय क्यों लगाना, वो आगे है वो तो। तदन्वय व्यतिरेकानुविदाना भावात्। केवल अन्वय व्यतिरेक का अनुविधान नहीं बनता। अनुविधान माने संविधान, अनुविधान माने नियम, उपनियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो नहीं बनते। उनके साथ, पदार्थ के साथ और प्रकाश के साथ
अन्वय व्यतिरेक नहीं बनता। और कैसे नहीं बनता वो इसमें भी बहुत अच्छा चौथे पैरा में, पांचवें में, सब में बहुत खुलासा करके और बताया है। और बहुत साफ साफ उदाहरण दिया कि यदि प्रकाश ज्ञान का कारण हो तो अंधकार में घूकादि नाम मार्जारादि नाम कथम ज्ञानोत्पत्ते। घूकादि नाम समझे? घूक मन उल्लू, घूकादि नाम मार्जारादि नाम। अब ये शब्द वही याद रखो, जो शब्द इसमें आए हैं ना वो याद रहेंगे तो पढ़ते समय भी आनंद आएगा। घूकादि नाम मार्जारादि नाम प्रकाशाभावे भी ज्ञानोत्पत्ति ही, और प्रकाश से पी, प्रकाशस्य सद्भावे पी। सूर्योदय हुआ है, कितना प्रकाश है, तथापि घोकादि नाम ज्ञानम अनुत्पत्ते। सूरज निकला, प्रकाश है और ज्ञान नहीं हो रहा, और प्रकाश नहीं है और ज्ञान हो रहा है। तो प्रकाश ज्ञान का कारण कैसे माना जाए? ऐसे ही पदार्थ है। अब वो दूसरा बोलो, अगला वाला, 6 वाला, केशोंडुक ज्ञानवत। केशोंडुक ज्ञानवत कैसे? कि केस है और उसका ज्ञान नहीं हो रहा, और उंडुक नहीं है उसका ज्ञान हो रहा है। केशोंडुक ज्ञान में समझे ना, केस है, केस माने ये कोई व्यक्ति ऐसे शांति से पढ़ रहा है और ऐसे बाल की लट आ गई, अब उसको ऐसे कर, उसको लगा मच्छर आ गया, तो कह रहे देखो बाल था, उसका ज्ञान नहीं हुआ, और मच्छर नहीं था यहां, और ज्ञान का विषय क्या बन गया? मच्छर। ये क्या मामला हुआ? इसका मतलब है, अब आपको समझ में आया, गुरुदेव जो बहुत बार बार कहते हैं, जो प्रवचन सार में लिखा है कि ज्ञेय ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञेय हो तो ज्ञान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञेय के होने पर भी ज्ञान ना हो और ज्ञेय के नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाए। देखो ना, मच्छर है ही नहीं और उसका ज्ञान हो गया। सपने में ऐसी ऐसी चीज दिख जाती है जो है ही नहीं, इसलिए ये यहां पर इस बात का निराकरण किया। ये हो गया। अब इसके बाद में और भी बहुत सारी बात है, पर मैं उसमें नहीं जाता। अब ये बौद्ध वाला प्रकरण सब मैं ये मानकर चलता हूं पूरा हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट उठाया। अगला पॉइंट उठाते नैयायिकाभिमत प्रत्यक्षत्वस्य निरासः। समझ में आया? नैयायिक, नैयायिक माने, नैयायिक माने क्या? न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन? अरे कौन? हेमचंद। न्याय दर्शन के प्रवर्तक। आप लोग सठ दर्शन का थोड़ा सा चार्ट वार्ट पढ़ो, थोड़ा। जब तक न्याय शास्त्र पढ़ने वाले को सठ दर्शन की जानकारी नहीं हो तो काम नहीं बनता। मैं इससे पहले जब यहाँ आया था तो शाम को पूरा एक प्रवचन किया है मैंने सठ दर्शन के परिचय पर, और आत्मा परमात्मा वाली किताब में एक बहुत अच्छा चार्ट है। ये चार्ट आपको 6 दर्शनों के नाम, प्रवर्तक, उनका मुख्य सिद्धांत, उनके मुख्य ग्रंथ उंगली पर रहना चाहिए, चट निकल के आना चाहिए, तब न्याय पढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं पढ़ पाओ। दर्शन शास्त्र के विद्वान बनना है और तुम कहोगे हमको आता ही नहीं, तो फिर नहीं पार पड़ेगी। आपको तत्काल उत्पन्न होना चाहिए। न्याय दर्शन माने महर्षि गौतम द्वारा प्रणीत दर्शन, जिन महर्षि गौतम का दूसरा नाम अक्षपाद भी था। और नैयायिक का ब्रांच सहयोगी कौन है? ये सब समान तंत्र होते हैं, 2-2 के पेयर है। ये न्याय वैशेषिक, ये पेयर है, इनको समान तंत्र कहा जाता है। न्याय वैशेषिक, सांख्य योग,
वेदांत मीमांसा, ये समान तंत्र है। 6 दर्शन को नाम याद रखने में कितनी देर लगनी है? 3 दर्शन अवैदिक है, जैन बौद्ध चार्वाक, और 6 दर्शन अवैदिक है। लो 1 सेकंड में नाम याद होते, याद हो गए कि नहीं? 9 दर्शन है कुल मिलाकर, 3 अवैदिक और 6 वैदिक। वैदिक माने ये वेदम प्रमाणभूतम अंगीकुर्वन्ति ते वैदिका, वे 6 है। और वे 6 कौन कौन से? न्याय वैशेषिक, सांख्य योग और वेदांत मीमांसा, ये पर इनके नाम है। अब इनके अपर नाम और प्रवर्तक और मुख्य मुख्य सिद्धांत याद रखो। हमारे आचार्यों ने जितना भी पूरा दार्शनिक मीमांसा की है तत्वज्ञान की, वो सब इसी बेस पर खड़ी हुई है। इसलिए ये 60 दर्शन का चार्ट तैयार रहना चाहिए। अब चलो, बौद्ध क्या प्रत्यक्ष कहते थे और वो क्यों गलत था, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं नैयायिक प्रत्यक्ष का लक्षण क्या कहते हैं और वो क्यों गलत है। नैयायिकों के अनुसार सन्निकर्ष ही प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण है। सन्निकर्ष जानते हैं? जल्दी से कोई बोल सकता है? 1 सेकंड में बोलो, 1 सेकंड में जोर से। मैं बोलूं, वो याद रखना, इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष, बस। अब कुछ नहीं और सब भूल जाओ, सब व्याख्या है। जो तुम बोल रहे हो ना, हम आपको वो बता रहे जो ओरिजिनल माल है। अब आप बाद में उसका कितना भी डिटेल करो। सन्निकर्ष किसे कहते हैं? सबको तैयार रहना चाहिए और कुछ नहीं बोलोगे आप इसके अलावा। जब हम आपसे कहे इसको समझाओ तो समझा देना, मगर सन्निकर्ष कहते किसे हैं? दर्शन शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सन्निकर्ष। मैं 1 घंटा 2 घंटा आपको सन्निकर्ष पर पूरा लेक्चर दे सकता हूँ। सन्निकर्ष क्या है, फिलॉसफी में कैसे आया, जैनाचार्यों ने क्या कहा, 2 घंटे सन्निकर्ष की बात कर सकता हूँ, लेकिन 2 ही मिनट करूँगा बस, आप समझो। सन्निकर्ष की परिभाषा याद रहेगी, इंद्रियार्थ संबंध सन्निकर्ष। अर्थ समझ में आया? इंद्रिय और अर्थ के संबंध को अब आप व्याख्या करो अपनी। संबंध माने मिलना कहो, संयोग कहो, और करो, जो करना करो। इंद्रिय और अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, इंद्रिय और पदार्थ के संबंध को सन्निकर्ष कहते हैं। और इसी को नैयायिक लोग प्रत्यक्ष प्रमाण का, ना प्रमाण का नहीं, गड़बड़ नहीं करो फिर, प्रमाण का लक्षण दूसरा है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण मानते हैं। और ये क्यों गलत है? ये देखो, एक बहुत मेहनत करके छांट के आपको पेज नंबर 40 पर, ये देखो पेज नंबर 35 पर न्याय मंदिर में एक क्वेश्चन है, सन्निकर्ष क्या है और वो क्यों अप्रमाण है। जैनाचार्य सन्निकर्ष के बारे में देखो, न्याय दीपिकाकार क्या लिख रहे हैं। देखो न्याय दीपिकाकार लिख रहे हैं, सन्निकर्षस्य च यौगाभ्युपगतस्य। एक और याद रखो आप, योग, योग जानते हो? कहाँ गया पेन? योग नहीं जानते? देखो एक और याद रखो, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ 1 ही मिनट से। देखो, एक है योग दर्शन और एक है योग दर्शन, भूलना नहीं, बहुत चक्कर पड़ता है। योग दर्शन माने जिसके प्रवर्तक पतंजलि है, वो योग दर्शन। और योग दर्शन माने, अरे ना, योग दर्शन का मतलब होता है न्याय वैशेषिक दर्शन। पक्का याद रहो, भूलना नहीं। आगे से कहीं भी आप न्यायाप्त परीक्षा में 100 जगह योग दर्शन मिले। योग माने
इति यौगः, इति यौगः मने, यौग मने न्याय वैशेषिक का जोड़ा, यौग मने न्याय वैशेषिक का जोड़ा, यौग अलग है, तो ध्यान रखना बिल्कुल। तो वो सन्निकर्ष को हम लोग क्यों नहीं प्रमाण मानते, उसके 5 कारण हैं। नंबर 1, सन्निकर्ष प्रमाण ही नहीं है, अचेतन है, प्रत्यक्ष प्रमाण की बात तो दूर रहो। नंबर 1। नंबर 2, 5 इंद्रियों से सन्निकर्ष नहीं होता। देखो, शब्द का सन्निकर्ष होता है मान लेता हूं, रस का सन्निकर्ष होता है मान लेता हूं, लेकिन आंख का और पदार्थ का कहां अगर इस पेन को मैं मेरी आंख में घुसे दूं तब तो ज्ञान, ये दूर है तब तक ज्ञान हो रहा है, आंख में घुसते ही तो सन्निकर्ष चक्षु से नहीं होता। एक बात और सुनो, बहुत गजब का तर्क, कि यदि सन्निकर्ष को प्रमाण माना जाए, वेरी इंपॉर्टेंट तर्क, अगर सन्निकर्ष को प्रमाण मानो तो 3 लोक 3 कालवर्ती पदार्थों का, अरे जो पदार्थ नष्ट हो गए उनका इंद्रियों के साथ कैसे संबंध होगा, और जो भविष्य में है, तो अगर हम सन्निकर्ष को प्रमाण मानेंगे, इसका मतलब है केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, सर्वज्ञ कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए सन्निकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता। बस, बाकी कल। अटेंडेंस लेनी है आज, मेरी तरफ से सबकी प्रेजेंट लगा दो। हेलो, उपाध्याय कनिष्ठ, जो रोल नंबर बोल रहा हूँ एक बार बोल देना। 12